नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपकी जो जीवन शैली है उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। तभी तो हर बार हम अपने कार्यक्रम में उन विषयों को सम्मिलित करते हैं जिससे आपकी जीवन शैली जो है वो और बेहतर हो सके। और इसी कड़ी में इस बार का जो हमारा विषय है वो है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ बेहद खास मेहमान यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। लेकिन इनका परिचय करना उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हम बरसात की यहाँ पर बात करते हैं तो जब चिलचिलाती धूप के बाद, गर्मी के बाद मानसून आता है, बरसात की यहाँ पे शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है सबके चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन जब बरसात लगातार होती चली जाती है तो अपने साथ कई तरह की परेशानियाँ भी लेके आती है और स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियाँ उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि जब मौसम परिवर्तित होता है या जब मानसून आता है, बरसात की शुरुआत होती है तो आपको अपने स्वास्थ्य की यहाँ पर बेहतर देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में किस तरह आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, हम अपने विशेषज्ञ से इस विषय में बात करेंगे। तो चले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर वीएस चौहान जी, जो एक फिजिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपनी शुरुआत में ही यहाँ पे कहा है कि जब हम मानसून की बात करते हैं, बरसात की यहाँ पर बात करते हैं तो अक्सर ये हम सुनते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है इस वक्त बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अक्सर ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? देखिए, ऐसा होता है जब बरसात का मौसम होता है तो सीजन चेंज होता है। गर्मी से बरसात, गर्मी में तो सिर्फ गर्म रहता है, लेकिन जब गर्मी के ऊपर बारिश होती है तो कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर से जो वाटर पोल्यूटेड होती हैं बीमारियां, तो वाटर इन्फेक्शन होगा, कंटामिनेटेड होगा या फूड कंटामिनेटेड होगा, तो ख़ास तौर से ये ज़्यादा बीमारियां होती हैं। बाकी वाटर से जो बीमारियां होती हैं, जैसे मान लो आपका गैस्ट्रोएंटेरिटिस, उल्टी दस्त होना, पेट दर्द होना, टाइफाइड होना, पीलिया होना, और आपका जो है वाटर में जो है अगर आपका स्टेगनेंट वाटर है तो वहाँ मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू होगा। नमी रहती है, पसीना रहता है बॉडी में, तो आपका फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बीमारी होती है खुजली की जिसको स्कैबीज बोलते हैं, वो छोटे छोटे कीटाणु से होती है, सार्कोइडोज स्कैबियाई बोलते हैं उनको। बच्चों में बहुत कॉमन है और वो एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलती है। और बरसात में एक कॉमन बीमारी और बहुत ज़्यादा कभी कभी फैल जाती है, वो बोलते हैं आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, तो वो बीमारी भी बरसात में फैल जाती है। तो बेसिकली जो है ये बीमारियां जो हैं एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं। जी, बरसात में किसी को जुकाम भी आता है, जुकाम भी एक बीमारी फैलने वाली है। वायरल फीवर भी कॉमन है, एक से दूसरे को फैलता है। तो ये बीमारियां बरसात में ज़्यादा होती हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह की बीमारियां बरसात के मौसम में यहाँ पे होती है। लेकिन सबसे पहले हम, क्योंकि हमें सब बीमारियों के बारे में बात करने के लक्षणों के बारे में यहाँ पर बात करनी, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें किस तरह उन्हें यहाँ पे बचाव करना है। आजकल हम देख रहे हैं बदलते मौसम में टाइफाइड एक ऐसी चीज़ हो गई है, एक ऐसी बीमारी हो गई कि हर दूसरे इंसान को हम सुनते हैं टाइफाइड हो जा रहा है। क्या वजह है कि अब जो इन्फेक्शन है टाइफाइड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसका कारण ये है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जी, जो आप पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। जो घर में पानी आता है उसको आज बरसात में विशेष तौर से हो सके तो उबाल लें, उसको छान के पिएं। और सबसे बढ़िया है 1 लीटर बाल्टी में पानी में आप 18-20 लीटर में आप 75 ग्राम की गोली आती है क्लोरीन की, जी, उसको डाल दें। आधे घंटे बाद वो घुल जाती है, आधे घंटे बाद पानी पीने लायक हो जाता है। तो जो आपके जो है वायरस और बैक्टीरिया इनसे मर जाते हैं। जी, तो पानी पीने लायक हो जाता है। तो आपका टाइफाइड से आप बचाव हो सकता है। जी, टाइफाइड से जो है आपका बार बार किसी को देखा जाता है कि बार बार टाइफाइड हो रहा है, तो उसमें आप वैक्सीन मिला सकते हैं, प्रिवेंटेबल वैक्सीन। और किसी में जो है टाइफाइड का पता नहीं चलता है कारण कि बार बार क्यों हो रहा है, तो गाल ब्लैडर में जो है इसके बेसिलाई रहते हैं टाइफाइड के, किसी में डोरमेंट, जी, और वो एक्टिव हो जाते हैं तो टाइफाइड बार बार होता है। तो किसी किसी में कोलिसिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ती है। जी, ये टाइफाइड का है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने टाइफाइड की बताई, अब जैसे बरसात का जब टाइम होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। ऐसे में डेंगू भी बरसात के मौसम में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फैलता है यहाँ पे। तो इसके क्या लक्षण रहते हैं, कैसे आप क्योर कर सकते हैं इससे? देखिए, डेंगू का एक सीजनल ट्रेंड है कि 2-3 साल बाद आता है। जी,
आज से 2 साल पहले आया था डेंगू। काफ़ी लोग पेशेंट भर्ती थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हॉस्पिटल में, बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। उससे पहले भी 3 साल पहले, 5 साल पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंगू हुए थे। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि डेंगू हो सकता है, लेकिन अभी तक इतने केसेस आए नहीं हैं। तो उसमें यह है पानी को कहीं जमा ना होने दें। जो पानी स्टेगनेंट वाटर है, बहता हुआ पानी नहीं, जो जमा हुआ है, जैसे हमारे गमलों में जमा रहता है, फ्रीज में जमा रहता है, कूलर में जमा रहता है, टायर पड़ा हुआ है कहीं उसमें जमा पानी है, या छोटी मोटी नाली में जमा हुआ पानी है, और साफ़ पानी। डेंगू जो होता है साफ़ पानी, जमे हुए साफ़ पानी में होता है। तो वो पानी जमा ना होने दें। पानी जमा होगा तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया हो सकता है। तो पानी में आप थोड़ा केरोसिन का तेल डाल सकते हैं, तारपीन का तेल डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, ताकि पानी, और ये पानी आपको चेक करना है कि 1 दिन से ज़्यादा स्टेगनेंट ना रहे। ये आपका बचाव का है। और दूसरा ये है कि बरसात के मौसम में आपको अगर मच्छर से बचाव करना है तो मच्छरदानी का यूज़ कीजिए जी। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए आप, और फुल बाहों के कपड़े पहनिए आप, फुल आस्तीन के मोजे पहने हों, पैंट पहनी हो, तो उससे जो होता है, जो डेंगू का मच्छर होता है जनरली वो 2-3 फुट तक उड़ता है, तो आप उससे कपड़े पहन करके बचा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल आपने कहा कि बचाव किस तरह हो सकता है। जब हम डॉक्टर साहब डेंगू की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं या टाइफाइड की बात करते हैं, तो तीनों स्टेजेस में लक्षण होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है सिर्फ फीवर आ रहा है या ठंड लग रही है, कपकपी सी हो रही है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम समझ सकें कि हमें किस तरह की यहाँ पर बीमारी है। देखिए, जो टाइफाइड होता है उसमें जनरली जो होता है वो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर लेने से होता है। जी। उसमें जो होता है बुखार जो होता है वो एकदम से राइज नहीं करता, वो धीरे धीरे राइज करता है। पहले 99 आएगा, अगले दिन 100 हो गया, फिर 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। तो इसको अब स्टेप लेटर पैटर्न कहते हैं। स्टेप लेटर, धीरे धीरे बुखार राइज होता है टाइफाइड में जनरली। जी। और पेट दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये जनरली टाइफाइड का है। कन्फर्मेशन के लिए हम इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। 3rd और 4th वीक में अगर पाया गया पेशेंट तो उसका यूरिन और स्टूल टेस्ट करते हैं। ये आपका टाइफाइड का है। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू में जनरली जो फीवर होता है वो सडन राइज होता है। मलेरिया में क्या होता है कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं और एकदम से आपको 103-104 बुखार आ गया और शिवरिंग के साथ आएगा जी, जाड़े के साथ। थोड़ी देर बाद आपने पैरास्टामोल खाई या नहीं खाई तो बुखार उतर जाएगा। उसके बाद जो मलेरिया में टिपिकल फीवर क्या होता है, वो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आता है। मान लो बुखार आज आया, फिर परसों आएगा या नरसों आएगा, फिर 2 दिन गैप होगा, फिर आएगा जी। ये जनरली मलेरिया की है। कन्फर्मेशन के लिए इसके लिए हम टेस्ट बनवाते हैं, स्लाइड करते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। डेंगू में क्या है, उसमें भी जनरली ज़्यादातर में सडन फीवर आता है, पूरा बॉडी एक होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और रेट्रोबल्बर पेन होता है, आंखों के पीछे दर्द, सिर दर्द, पूरा मसल एक होना। ये डेंगू जो होता है एक सिंपल वायरल फीवर भी हो सकता है जो 4-5 दिन में ठीक हो जाए। डेंगू जो है आपका एक हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है, जिसमें लाल लाल चकत्ते आपके प्लेटलेट्स की कमी की वजह से पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। उसको उल्टी में खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, मसूड़े से खून आ सकता है और स्टूल में भी खून आ सकता है। तो जनरली जो है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है। तो हमको कई बार जब 10,000 या 20,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं और ये सिम्टम्स मिलते हैं तो हमको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है, भर्ती करना पड़ता है पेशेंट। तीसरा जो डेंगू का है वो है आपका डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो बॉडी में टिश्यू में फ्लूइड होता है वो आपका इंटरस्टिशियल टिश्यूज में चला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, प्लूरल कैविटी में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत कम या नॉन रिकॉर्डेबल हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट को बहुत सीरियसली देखा जाता है, तुरंत एडमिशन जरूरी है और इनको आईवी फ्लूइड्स देते हैं हम, प्लेंटी ऑफ आईवी फ्लूइड्स। बुखार होने पर पैरास्टामोल। डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। बुखार आया, पैरास्टामोल दे दी, उल्टी आया, उल्टी इंजेक्शन दे दिया। डेंगू शॉक सिंड्रोम है आपका तो आपने फ्लूइड दे दिया। अगर हेमरेज हो रहा है तो प्लेटलेट्स दे दी। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती।
डॉक्टर साहब, मतलब आप, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारे, अगर हिंदुस्तान की बात करें, फिर आम इंसान की बात करें, यहाँ ऐसा होता है कि जब आपको कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी में हम तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे में जब बरसात का मौसम है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको फीवर सा महसूस हो रहा है, तो कितनी जल्दी आपको डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको रात में बुखार आ गया अचानक, तो डॉक्टर के साथ ये नहीं कि रात में ही भागना है। आपके पास बुखार की गोली पड़ी है, बुखार की गोली ले सकते हैं जी। मान लो बुखार की गोली घर में नहीं पड़ी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको सिंपल पानी से पूरे बॉडी की स्पंजिंग करनी है। जी। कुछ लोग करते हैं खाली सिर पर नहीं, पूरी बॉडी पर स्पंजिंग करनी है। गुनगुने पानी से, नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी, ल्यूकवार्म वाटर। जी। हाँ, ये भी नहीं कि बहुत ठंडा हो, जो नॉर्मल पानी होता है, पूरे पानी से स्पंजिंग करते रहें, आपका बुखार आधे घंटे में उतर जाएगा, अगर आपके पास बुखार की गोली नहीं है। जी। तो नेक्स्ट डे आप जो है डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा कि स्पंज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक भ्रांति ये भी है, कहा जाता है आपको फीवर आता है तो पानी से बिल्कुल दूर रहना है, बल्कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहाना भी अवॉइड करते हैं, तो वो कितना सही है? नहीं, वो भ्रांति है, वो ऐसा नहीं है। पानी से लोग सोचते हैं कि निमोनिया हो जाएगा या फीवर और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है जी। आपको पूरी बॉडी में पानी से स्पंजिंग करनी है, जिससे आपका बुखार जो है उतर जाएगा। जी। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो होता है, मान लो आपको मलेरिया हो या डेंगू हो और बुखार 104-5 हो जाए, तो उसमें जो है एडवर्स सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे किसी को दौरे पड़ने लगते हैं बुखार की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसा ना हो, ऐसे उसको रोकने के लिए जो हम स्पंजिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब बरसात के मौसम में आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता एक्स्ट्रा होती केयर की है। जरूरत पड़ेगी। जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बरसात में और देखी कि ईचिंग बहुत होती है शरीर में, कहीं कहीं देखा है कि बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, तो छोटे छोटे से दाने भी उभर के आ जाते हैं, तो वो क्या रहता है? बरसात में क्या है, नमी की वजह से, या मान लो गीले कपड़े पहन लेते हैं, कई बार सूखते नहीं कपड़े, या पसीना बहुत ज़्यादा है, रुका हुआ है, तो बच्चों में तो कॉमन है कि वो इसके बीच, मैंने बताया था सार्कोप्टेजिस के भी आर्थ्रोपोड होता है, उसका इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है इसके बीज नाम की बीमारी आती है। इसके बीज बीमारी में जो है हाथ में, उंगलियों के बीच में, पूरी बॉडी में रैसेस हो जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट ये है, अगर आपको घर में एक को इसके बीज हुआ है तो पूरे घर में ट्रीटमेंट देना है। अच्छा। हॉस्टल में एक को हो गया ट्रीटमेंट तो पूरे हॉस्टल के लड़कों को एक साथ देना है, तभी ठीक हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, हाथ मिलाने, साथ रहने से, साथ सोने से फैल जाता है एक दूसरे को जी। और ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता। और फंगल इन्फेक्शंस का नमी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है बरसात में खतरा, क्योंकि जो है फंगल इन्फेक्शन जो है आपका ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या किसी की इम्यूनिटी कम है, या रीनल डिसीज़ का पेशेंट है, या कैंसर का पेशेंट है, या इम्यूनोडिफिशिएंसी का पेशेंट है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर से जो आपका बटक्स में, थाई में, ब्रेस्ट में, एक्जिला में, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा पसीना जमने से और नमी की वजह से होता है बरसात में। तो एक्स्ट्रा केयर है, ये है कि आप जो है सुबह शाम नहा सकते हैं, कपड़े जो हैं आप गीले ना पहने, और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी लगती है जिसमें खुजली होती है, चकत्ते बढ़ते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लें और उसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, एक मतलब पुरानी कहावत भी है, कहा भी जाता है कि जैसे कोई बीमारी होती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं बरसात के पानी में आप नहा लीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या नहीं, फिर वो नहीं, ऐसा तो नहीं, अक्सर देखा गया है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि बच्चे अक्सर फिर जिद करते हैं, नहीं हमें तो बरसात के पानी में नहाना है। तो आजकल देखा गया है कि अक्सर बच्चे नहाते भी हैं, तो उनका, बच्चों का या बड़ों का, बरसात के पानी में नहाना कितना सही है? नहीं, ये भ्रांति है कि बरसात में पानी नहाने से जो है स्किन की बीमारी ठीक हो जाती है। तो मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम स्किन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्किन से प्रॉब्लम होती है बरसात के मौसम में, किस स्टेज में ये जो परेशानी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि छोटे छोटे अगर दाने हैं, वाइट कलर के ही हैं, तो किस स्टेज में ये है कि हम क्योर घर पे ही कर सकते हैं, जैसे आपने जो रेमेडीज़ बताई हैं, किस स्टेज में हमें ये है कि डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जो स्किन की बीमारी है, खुजली की बीमारी है, वो इसके बीज है या फंगल इन्फेक्शन है, जब आप ये देख रहे हैं कि आपने जो घरेलू दवाइयाँ की हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है और बढ़ रही है या एक से दूसरे को फैल रही है, तो तुरंत अस्पताल जा करके डॉक्टर से सही परामर्श लें और दवाइयाँ लें। जी डॉक्टर साहब, जब हम कभी भी, हम जैसे जीवन शैली कार्यक्रम हमारा है, हम बात करते हैं जीवन शैली की, इसको और बेहतर बनाने की, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम की, तो यहाँ दर्शकों को ये भी जानना आवश्यक है कि बरसात के मौसम में हमारा खाना किस तरह का होना चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में मैंने बताया कि पानी तो स्वच्छ होना चाहिए, और हम
बासी भोजन ना खाएं, सुबह का रखा हुआ शाम को खाना ना खाएं, बाहर का भोजन ना खाएं, ख़ास तौर से जो हम बाहर से मोमो मंगा लेते हैं और फास्ट फूड किसी भी फास्ट तरह फूड का। किसी जी भी तरह का हो। और हम क्या करते हैं कि बरसात के मौसम में थोड़ा सस्ता मिल जाए तो सड़े गले फल लेते हैं, उसका जो है सेवन करते हैं। सड़े गले आम खा लिए, सेब खा लिए, केले खा लिए, तो उससे जो है गैस्ट्रोएंटेरिटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम ताज़े एवं स्वच्छ फल खाएं, घर में आकर के फलों को जरूर धोएं। भोजन का ये है कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार लें। थोड़ा आपने सुबह चाय के साथ 2-4 बिस्कुट ले लिए, नाश्ते में 2 रोटी ले ली, फिर दिन में थोड़ा खा लिया आपने दाल चावल, शाम को चाय के साथ स्नैक्स ले लिए, रात को फिर थोड़ा खाना ले लिया। तो थोड़ा थोड़ा खाना बार बार, ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा खा लेना है, जी ये ना करें। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि जब किसी को फ्रूट्स खिलाने हैं, आप जैसे आपने फ्रूट्स की यहाँ पे बात की है, तो फ्रूट्स कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को रहता है कि हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो उन्हें जूस पिला दिया जाता है, या घर का ही बना जूस। बरसात के मौसम में हमें उन्हें फ्रूट ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए कि उन्हें कट करके दे रहे हैं, या फिर जूस देना चाहिए? देखिए, बाजार का जूस को तो मैं बिल्कुल मना करूँगा। ये लोग क्या करते हैं कि ये गन्ने का जूस पीते हैं, मेरे हिसाब से वो मक्खी जूस है। जी जी। और जो जितने भी ये आपका फलों के जूस हैं जो बाजार में मिलता है, उसमें वो कुछ और भी मिलाते हैं जी इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से वो आपको अच्छा लगता है। तो एक तरह से वो मिलावट है। अगर आपको जूस पीना है तो आप घर में अपना मिक्सिंग बना लें, चाहे वो सेब का हो, संतरे का हो, केले का हो, जो भी है जी, अनानास का हो, तो घर में आपका साफ़ सफाई रहेगी और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम अक्सर ये बोलते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो बरसात के मौसम में अगर हरी सब्जी खाने का जो तरीका है वो किस तरह का होना चाहिए, और किस तरह से आप उन्हें अपने खाने में शामिल करें? देखिए, हरी सब्जी जो आजकल बरसात में काफ़ी होती हैं, हरी सब्जियां जो हैं हमारा विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के की आपूर्ति करती हैं। जो हम हरी सब्जी बाज़ार से लाते हैं, एक तो साफ़ सुथरी हो वो, उसके बाद हम रनिंग वाटर में उसको अच्छी तरह धो लें। उसके बाद ख़ास तौर से बरसात के सीज़न में आप थोड़ा गुनगुना पानी में थोड़ा देर, आधा घंटा रख दें उसको। जी। उसके बाद फिर धो करके फिर उसको सब्जी को बनाएं आप, या फल है उसको भी ऐसे ही करना है, तब आपका बढ़िया रहेगा, तब ये इन्फेक्टिव बीमारियाँ नहीं होंगी। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई कि जैसे तरबूज खाने का एक तरीका है, जैसे कहते हैं कुछ लोगों की एक भ्रांति भी है कि हम तरबूज को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि तरबूज खाने से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तरबूज ला के पानी में भिगा देते हैं, कुछ लोग तरबूज जो होता है सीधे फ्रिज में रख देते हैं कि उन्हें ये रहता है कि ठंडा खाना है। तो कौन सा तरीका सही है? नहीं, देखिए, कोई भी फल है, चाहे तरबूज है, चाहे आम है, चाहे खरबूजा है, उसको आप घर में लाएं तो बहुत अच्छी तरह धो लें, गुनगुने पानी से धो लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि होता ये है कि जितने भी फल हैं, सब्जी हैं, उनमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है पकाने के लिए। जी। तो बाहर रहते हैं वो फल के बाहर, सब्जी के बाहर। तो जब अच्छी तरह धोएंगे आप, धो करके सुखा लें, उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं। जी। फ्रिज से निकालने के बाद एकदम ठंडा ना खाएं, थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आप फल को खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं या हम जीवन शैली की बात करते हैं तो वहाँ पे जागरूकता बहुत मुख्य मुद्दा यहाँ पे हो जाता है, कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि इस विषय में हम बात करें। आपको क्या लगता है कि जागरूकता आज के समाज में कितनी है इन विषयों को लेकर? देखिए, जागरूकता पहले से बड़ी है। जी। पहले लोग जो होते थे बासी खाना ज़्यादा खाते थे, सड़े गले फूल ज़्यादा खाते थे, पानी जो है समझते नहीं थे कि पानी जनित बीमारियाँ भी होती हैं, ये हवा से फैलने वाली बीमारी होती हैं। और ख़ास तौर से जब से कोविड आया है उसके बाद तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। एक दूसरे से एकदम हाथ नहीं मिलाना है, मोबाइल शेयर ना करें अपना, जी। है ना, पेन शेयर ना करें, दूरी बना के रखें। अगर ज़रूरत पड़ती है, किसी को जुकाम है, खांसी है, तो मास्क का प्रयोग करें। तो जब से कोविड आया उसके बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कोविड की यहाँ पे बात की तो एक प्रश्न इससे भी मैं रिलेट कर रही हूँ। जैसे हम बात करें कोविड के बाद से ये देखा गया है कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप सर्दी जुकाम बुखार अक्सर देखते हैं, हर किसी कोई कहता है कि भाई उसके बाद से मुझे थोड़ी सी अगर लापरवाही बढ़ती तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कोविड का क्या असर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोविड का असर इतना लंबे समय तक रहे कि आपको उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो रहा हो। ये एक सीजनल ट्रेंड है। इस बार जैसे बरसात जल्दी आ गई है तो लोगों में जुकाम होने लगा, अभी से सर्दी आई नहीं अभी, तो ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से ही हो रहा। जी। जी हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि क्या आपको लगता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है
वो पहले जैसे लोगों की इम्यूनिटी होती थी, बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बीमार कम पड़ते थे। इम्यूनिटी क्या हमारी धीरे धीरे लो होती जा रही है? क्या हम अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे देखिए, हैं? इम्यूनिटी कहा जाए तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है जी। इम्यूनिटी बनती है सालों में। अब आप जो हैं, पहले क्या होता था हम कि पैदल या साइकिल से स्कूल जाते थे हम। जी बिल्कुल। वहाँ जाकर के हम पीटी करते थे आधा घंटा, फिर जो है आपका क्लास होती थी, फिर इंटरवल में फिर खुद खेल कूद होते थे। उसमें हमें कुछ पौष्टिक भोजन भी मिलता था इंटरवल में। जी। और इसमें जो है अब क्या हो गया कि आदमी बिल्कुल सेडेंटरी हैबिट्स हो गई है। स्कूल जा रहा है तो वो चाहे गाड़ी में जा रहा है, चाहे 3 व्हीलर से जा रहा है, चाहे कार से जा रहा है, वहाँ जाके आप बैठ गए, पीटी उटी नाम मात्र की होती है। पहले हम जो है बड़ा इमोशनल भी होते थे। हम चिट्ठी लिखते थे किसी को तो पोस्ट ऑफिस जाए थे पैदल 1-2 किलोमीटर, फिर वहाँ से लाते थे, फिर लिखते थे। उसमें हमारी संवेदनाएं भी होती थी। जी बिल्कुल। है ना, मामा हो गया, बहन हो गया, भाई हो गया, चाचा हो गया, फिर लिखते थे उसको, फिर पोस्ट ऑफिस डालने जाया करते थे पैदल। तो वो सेडेंटरी हैबिट्स नहीं देती थी पहले। अब क्या है, आदमी कार से जा रहा है, आ रहा है, बाहर के जो है आपका फास्ट फूड्स खा रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, सो जा रहा है। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें। हेल्दी फूड खाएं, बाहर का फूड ना खाएं, फल खाएं, हरी सब्जी खाएं। तो ये चीज़ें आजकल जो है व्यस्तता में बहुत कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है इम्यूनिटी हमारी बन नहीं पा रही है। जी। इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती है। इम्यूनिटी जो आपका रहने का स्टाइल क्या है, खाने का स्टाइल क्या है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, यहाँ भी एक प्रश्न में करना चाहूँगी, आपने इम्यूनिटी में दवाइयों का यहाँ पे जो जिक्र किया है, इसी से एक प्रश्न रिलेट करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि जब लोगों की इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह जब टेस्ट करवाते हो आता है कि इम्यूनिटी कम है क्योंकि सर्दी जुकाम आपको बार बार हो रहा है, फिर डॉक्टर्स द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन दी जाती हैं और लोग उन्हें खा भी रहे हैं, बच्चों तक को वो खिलाई जा रही, तो कितना सही है वो? देखिए, ऐसा होता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत बी कम्प्लेक्स या विटामिन सी दे दिया जाए, विटामिन डी किसी में कम होता है दे दिया जाए, वहाँ तक तो ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि जिम में जाते हैं लोग तो एक इतना बड़ा पाउडर का डब्बा दे देते हैं उसको 3-4 हज़ार का कि ये लो, वो नहीं, वो उल्टा नुकसान पहुँचाती है, उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, उसमें तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी आप जब वर्कआउट करेंगे, जब आप योगा करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप वॉकिंग करेंगे, जब हरी सब्जी खाएंगे, ताज़े फल खाएंगे, दूध पिएंगे। दूध भी सही होना चाहिए जी। दूध भी जो है आजकल जो है नकली दूध मिलता है ज़्यादा, तो सही होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें खाएंगे उनसे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में हमारे जो खाने की थाली होनी चाहिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसकी मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए? देखिए, बरसात की मात्रा में आपका जो है हरी सब्जी हो गया, चावल हो गया, आपका नींबू ले लीजिए, आधा नींबू जी, मिर्च खा सकते हैं आप, और हरी सब्जी एक ज़रूरी होनी चाहिए। फल में आपका ज़रूरी नहीं है, आप जो आपको अच्छा लगता है, सेब खा सकते हैं आप, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं। तो इस तरह के सारे फ्रूट्स जो हैं आप जो आपको मन लगे वो करें। तो खाने में सब चीज़ का समावेश हो, वो साफ़ हो, शुद्ध हो। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि बरसात के मौसम में जितना हो सके बाहर जाने से आपको बचना चाहिए। आप जितना हो सके प्रोटेक्टिव होकर अगर जा रहे हैं तो बाहर जाएं। ऐसे में अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं जी। तो आप किस तरह अपने आप को स्वस्थ रखें? योग तो आपने बताई दिया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि हमारी जीवन शैली बेहतर हो सके? अब मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, तो सबसे पहले अपना फ्रेश होने के बाद योगा और मेडिटेशन करता हूँ जी। आधा घंटा योगा और आधा घंटा मेडिटेशन। अभी आपने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आप तो लगते नहीं 60 साल के रिटायर हो गए जी। तो मैं समझता हूँ योगा और मेडिटेशन जो है एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकता है स्वस्थ रहने में। जी। ये नहीं कि आप जिम जा रहे हैं और जिम में आप लगे हुए हैं, है ना, तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, आर्टिफिशियल हो गया लाइफस्टाइल, ये ना होकर के नेचुरल लाइफस्टाइल होना चाहिए। जी। हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, वॉकिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें।
डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है, जिस तरीके से देखो आजकल हर कोई वर्किंग है, हर किसी को अपने काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। कोई जो है वो टू व्हीलर से जाता है, कोई फोर व्हीलर से। जो टू व्हीलर से आ रहा जा रहा है या जो पैदल चल रहा है, वो बरसात अगर होती है भीग भी रहे, तो ऐसे में उन्हें किस तरह अपने स्वास्थ्य की देखभाल यहाँ पे करनी है? इसमें देखभाल ये करनी है कि आप भीगने से बचें। छाता ले लें आप, चलो आप उसमें बरसात में बारिश हो रही है तो कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। जो रेगुलर डॉक्टर साहब जो भीग रहे हैं, जो भीग जाते हैं, उनको किस तरह अपनी देखभाल करनी? कोई मेडिसिन ऐसी है कि प्रोटेक्ट रहे वो, कि उनको कोई बीमारी ना हो? ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं है कि उनको कोई बीमारी ना हो, बस ये है कि जब भीग जाते हैं तो कपड़ों को सुखा लें अपने, और अपने आप को भी जो है तौलिए से साफ कर लें, गीला ना रहे। कहीं गीला रहेगा आपका बदन तो फंगल इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। गीला कपड़े पहनेंगे आप तो डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन होगा जी। तो उसमें यह है आपको जब तक कपड़ा सूख नहीं आता या प्रेस कर लें उसको, उसके बाद ही पहने आप। जी जी डॉक्टर साहब, अगर आप भीग जाते हैं तो उसके बाद अगर आप बरसात के मौसम में, क्या आपको ज़्यादा गर्म अगर आप खाना खाते हैं या गर्म कोई पेय पदार्थ लेते हैं तो क्या वो आपके शरीर को और एनर्जेटिक बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियों में और बरसात में जो है खास तौर से आप थोड़ा हल्का गर्म खाना खाएंगे तो वो अच्छे तरह से पचेगा। डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम का समय हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में हम जो है अपना स्वच्छ पानी पिएं। पानी में क्लोरीन मिला सकते हैं आपका। सड़े गले फल ना खाएं, सब्जी ना खाएं। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को ना खाएं, उसी समय बनाएं और उसी समय खाएं। बाहर के जंक फूड ना खाएं जिनसे आपका ये बीमारियों से बचाया सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर वीएस चौहान जी यहाँ पर मौजूद थे, जो फिजिशियन है, रिटायर्ड, और इन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में आपको किस तरह अपने स्वास्थ्य की यहाँ पर देखभाल करनी है। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से अगली बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।